गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज गए हैं 7 और हम आज निकल रहे हैं धनुषकोडी के लिए। असल में कल हमें पता नहीं था कि धनुषकोडी जो है शाम 6 बजे 5 बजे बंद हो जाता है एंट्री जो है। तो हम आज निकल रहे हैं धनुषकोडी। सुबह सुबह जाना था बट नींद ही नहीं खुली। सोचा था सुबह सनराइज़ जाकर देखेंगे बट नींद हमारी खुली नहीं और हम सुबह नहीं जा पाए। तो अभी हम निकल रहे हैं और यहाँ से 20-22 किलोमीटर होगा करीब धनुषकोडी। तो देखते हैं फिर पहुँचते हैं वहाँ और मज़े लेते हैं धनुषकोडी में आप लोगों के साथ। तो करते हैं अपनी यात्रा शुरू धनुषकोडी के लिए। बोलो श्री माता रानी की जय। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से 20 किलोमीटर है, तकरीबन आधा घंटा करीब लगना चाहिए। देखते हैं, रास्ता सड़क तो हमें भी नहीं मालूम। तो ऐसा लोगों ने बताया कि 20 किलोमीटर होगा और सड़क अच्छी है अब तक, जैसा भी मैंने देखा है यूट्यूब पे या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब देखिए सामने जहाँ मंदिर जहाँ हम कल गए थे, यही सड़क है मेन। पूरी रामेश्वरम इसी सड़क पर बसी हुई है। यहाँ से हम ले लेंगे राइट टर्न और ये सामने मंदिर रह जाएगा और हम इधर से राइट टर्न ले लेंगे। ये मार्केट है रामेश्वरम का। तो अभी सुबह का समय है इसलिए उतनी भीड़ नहीं है, वरना कल शाम को जब हम इधर आए थे तो बहुत भीड़ थी। साउथ इंडिया है, साउथ इंडियन फूड का है। दाल बड़ा, मेदू बड़ा, इडली सांबर, टेस्टी एंड हेल्दी। हेल्दी तो है नहीं, इट्स टोटली फ्राइड बट फिर भी इट्स टेस्टी। एकदम सीधी सड़क, ऑसम। वो सामने पिलर दिख रहा है, द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर इंडिया। चार शेरों के साथ हमारा स्तंभ, हमारी शान, वो इसे देख करके ही गर्व होगा। दूर दूर तक समुद्र और ये वो आखिरी पॉइंट है फ्रेंड्स। इसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स में आप चले जाएंगे। इसके बाद हमारी इंडियन मरीन जो है इसकी रक्षा करती है और ये है वो लास्ट पॉइंट, हमारा स्तंभ भारत की शान बढ़ाता हुआ। आप भी इंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत नज़ारा, ये समुद्र की लहरें, चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। आप यहाँ आए, लोकल फूड्स खाइए समुद्र के किनारे।
फ्रूट्स, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। टेस्टी पाइनएप्पल, मीठा है, सब मीठा। यहाँ सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया, सब मस्त, बस ये ह्यूमिडिटी। ओ, ये पुराने धनुषकोडी गांव के कुछ जो अवशेष बचे हैं। सन 64 में जब यहाँ पे सुनामी आई थी, उसके बाद से सब कुछ ध्वस्त हो गया, बहुत सारे लोगों की जान गई और ये पूरा गांव बह गया। उसके बाद से ये गांव आज तक नहीं बच सका। बस यहाँ मेकशिफ्ट टाइप के थे जो आते हैं और चले जाते हैं। पहले देखिए पक्का मकान हुआ करते थे। यहाँ एक स्टेशन भी है, आपको दिखाएंगे आगे। ये शायद कोई चर्च या मंदिर जैसा कुछ है, या शायद लाइट हाउस होगा, पता नहीं। ये है रेलवे स्टेशन, ये आपको सामने दिख रहा होगा। आपको पूरी दिखाएंगे, अभी अंदर चलेंगे। धनुषकोडी का पुराना रेलवे स्टेशन, और यहाँ से नीचे है जाने का रास्ता। फ्रेंड्स ये देखिए, सदर्न रेलवे SR 18757, 43 मीटर्स। ये उस समय का पिलर है। ये ओवरहेड वाटर टैंक हुआ करता था उस जगह पे, वहां पे उस जगह। और ये रेल की पटरियां, ये रेल की पटरियां थी। अभी फिर से यहाँ कुछ चल रहा है, शायद रेल वापस कुछ बनाना चाह रही है। रेलवे प्रॉपर्टी। ये है फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन, और जो पहले दिखाया वो था ओवरहेड टैंक, वाटर टैंक। ये शायद टिकट काउंटर होगा या वेटिंग रूम। सोचिए, समुद्र की लहरें यहाँ तक आई और सब कुछ बहा के ले गई। इधर से ट्रेन आया करती होगी। ये ट्रैक था, ये जो आपको दिख रहा है, ये रेलवे ट्रैक था। ये रेलवे का उस जमाने का एक और पिलर, और वो वाटर हेड टैंक। ये शायद वेटिंग रूम होगा या कोई बिल्डिंग रही होगी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। फ्रेंड्स ये है कोतान दरमा टेम्पल। यहाँ पर ना जब राम जी युद्ध जीत कर आए तो उन्होंने विभीषण का अभिषेक किया था, और इसी जगह को विभीषण का घर भी बताते हैं। जब रामायण का युद्ध हो रहा था, रामायण में जब राम जी और रावण के बीच युद्ध हुआ तो विभीषण इसी जगह पर आए थे लंका को छोड़ के, और इसी जगह पर रहते थे। यही वो जगह है। चलते हैं अंदर। देख रहे होगे फोटो की अनुमति नहीं है। अंदर फोटो खींचना मना था, फोटो तो नहीं खींच पाए, बट यही है।
खूबसूरत जगह पे है ये मंदिर। देखिए चारों तरफ से समुद्र ही समुद्र है और बीच में ये मंदिर। विभीषण जी का स्थान, रहने का घर, मंदिर कह सकते हैं। इसी जगह पर राम जी ने विभीषण का लंका जीतने के बाद लौट कर अभिषेक किया था और यहीं विभीषण जी रहते थे जब तक लंका में लड़ाई चल रही थी। तब तक वो लंका छोड़कर आ गए थे तो राम जी के साथ ही रहते थे। ये आगे ये सड़क जो जाती है वो धनुषकोडी जा रही है, वो उधर, और यहाँ ये विभीषण जी का घर है। हम आपको भी दिखाएंगे APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल जो म्यूज़ियम है। देखते हैं अगर वो खुला होगा तो वो दिखाएंगे। और फिर पाम्बन ब्रिज, पाम्बन ब्रिज के साथ जो ट्रैफिक का ब्रिज है उस पर खड़े होकर देखेंगे पाम्बन ब्रिज दिख रहा है या नहीं, क्योंकि जब हम आए थे उस समय अंधेरा था, रात था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेट्स सी। आवर ग्रेट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, लेट श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के वर्ड्स। और अभी हम हैं APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल हॉल में। ये है फ्रेंड्स यहाँ मोबाइल शायद अलाउड नहीं है अंदर, यहाँ पे कहीं भी मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, तो हम आपको अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे। मोबाइल ले जाने की मनाही है फ्रेंड्स, इसलिए अंदर से तो आपको नहीं दिखा सकते, बट स्टिल यू कैन सी इट फ्रॉम द आउटसाइड। बहुत ही खूबसूरत है अंदर। कलाम जी की बहुत सारी यादें हैं। आवर मिसाइल मैन। चलिए अब आगे की सफ़र पे चलते हैं पाम्बन ब्रिज के तरफ, वहाँ आपको दिखाएंगे। ये सीधी सड़क रामेश्वरम से बाहर की ओर जा रही है पाम्बन ब्रिज होते हुए, और हम इधर से आए हैं अभी। और ये बीच में है हमारा APJ अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल, तो इनको बहुत सैल्यूट। फ्रेंड्स हम अब स्टार्ट कर रहे हैं पाम्बन ब्रिज। ये है द फेमस, द हिस्टोरिकल पाम्बन ब्रिज जो साथ साथ चलेगा हमारे नीचे रेलवे लाइन जो जा रही है। ये है द फेमस पाम्बन ब्रिज, और जब बड़ी नाव आती है तो आप वहाँ देख रहे होंगे उस जगह पे इसको उठा दिया जाता है और नाव वहाँ से गुजर जाती है। और ये बगल में एक ब्रिज बन रहा है अभी नया, जो पाम्बन ब्रिज को रिप्लेस करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यही हिस्सा है जो नाव आने पर खुल जाता है। अथाह समुद्र, और ये हमारा ऐतिहासिक पाम्बन ब्रिज। फ्रेंड्स, हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम अभी दिल्ली नहीं जा करके डायरेक्ट हम मदुरई जा रहे हैं। जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो हम मदुरई दर्शन भी कर ही लें। यहाँ से मात्र 116-120 किलोमीटर है मदुरई, जो हम तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अगर आज हो सका तो हम आज ही दर्शन कर लेंगे, 9:30 बजे तक दर्शन होते हैं। तो अगर मदुरई आज दर्शन कर पाए तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल सुबह दर्शन करके और फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए।
वहाँ से दिल्ली की दूरी 2600-700 किलोमीटर होगी, जो हमें 3 दिन लगेगा। तो हम फिर पहुँच जाएंगे 17 तारीख तक दिल्ली। तो हमने यही सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो मदुरई के दर्शन भी कर लें। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल के सामने। तो हम पहुंच गए हैं मदुरई, और बहुत जल्दी हमें तकरीबन रामेश्वरम से 2-2.5 घंटे लगे। 150 किलोमीटर के आसपास पूरा जो सफ़र था, और जो हमें 2.5 घंटे लगे और पार्किंग में बहुत प्रॉब्लम हुई। यहाँ पार्किंग बहुत अंदर है, जो पूरे मार्केट के बीच से होके गुज़रता है। खैर पार्किंग मिल गई, अंडरग्राउंड पार्किंग है, आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप इस में गाड़ी नहीं लाना चाहते हैं तो आप बिना गाड़ी के भी आ सकते हैं। आप कहीं बाहर होटल ले लें, गाड़ी वहाँ खड़ी करें और फिर ऑटो से यहाँ आ सकते हैं। और अभी हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद फिर आपसे बताएंगे इस मंदिर के बारे में। वैसे मदुरई मंदिर के बारे कहते हैं कि ये बना तो सन 11वीं सदी में ही था। पांडे राजाओं ने इसे बनवाया था, बट 13वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो ये ध्वस्त हो गया पूरी तरह से ये मंदिर। और फिर 16वीं शताब्दी में 1623 से लेकर 1655 के बीच में इसको फिर से बनवाया गया, नायक साम्राज्य के राजाओं के द्वारा। जब ये पहले 1623 से 1655 के बीच में जो मंदिर बना, वही वो आज मंदिर है जो जिसे आप देख रहे हैं। कल्याण तीर्थांग की माने तो ये पहले पूरा कादम्ब वन हुआ करता था, और एक कादम्ब वृक्ष के नीचे यहाँ पर एक स्वयंभू यानी भगवान शंकर का एक शिवलिंग था। पांडु नरेश मलय ध्वज ने उसी शिवलिंग के पास एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया, और उन्हें पूरे नगर को यानी मदुरई शहर को उसी मंदिर के आसपास ही बसाने का प्रयत्न किया। आज भी हम देख रहे हैं कि ये पूरा शहर जो है वो मदुरई, वो इसी मंदिर के इर्द गिर्द बसा हुआ है। ये सबसे बसावट का इलाका यही है। कहते हैं पांडु महाराज जो मलय ध्वज थे, उन्होंने अपनी पत्नी कांचनमाला के साथ मिलकर बहुत दीर्घ काल तक तपस्या की, क्योंकि उनके घर कोई संतान नहीं था और वो एक संतान उत्पत्ति चाहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक पुत्री का जन्म होगा, जिसके बाद उनको माँ पार्वती के अंश रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, और जिनके विशाल सुंदर नेत्रों के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम मीनाक्षी रखा। और इसी कारण ये जो मंदिर है वो मीनाक्षी मंदिर कहलाया, यानी मीनाक्षी टेम्पल। और उनके युवती होने पर वो जो पुत्री हुई थी, वो जब युवती हो गई, बड़ी हो गई, तो स्वयं उनकी माता कंचनमाला ने उनका विवाह भगवान सुंदरेश्वर यानी स्वयं भगवान शिव से बहुत धूमधाम से कराया। इसलिए यहाँ पर आप जितने भी मंदिर के अंदर जाओगे, जितनी भी मूर्तियाँ देखोगे, वो सारी की सारी भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह से ही संबंधित सारी मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। आज भी फ्रेंड्स चैत्र मास में जो ये महीना चल रहा है, यानी अप्रैल के महीना में अभी उत्सव चल रहा है, चैत्री उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह होता है। और ये पूरा मास यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे होगे अभी भी सजावट है। मैंने यहाँ लोगों से पता किया तो लोग बता रहे हैं कि 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक यहाँ पर उत्सव की तरह रहेगा, और आज भीड़ भी काफ़ी है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर बाहर आकर आपको
बाकी मंदिर के अंदर का हाल सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है ईस्टर्न गेट, ये ईस्टर्न गोपुरम है इधर, और ये है एंट्री गेट। यहाँ पे आप फ्री चप्पल स्टैंड है, यहाँ चप्पल रख सकते हैं अपना, और इधर ही मोबाइल रखने की जगह है। आपको 5 रुपये देने होंगे और यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटो खींची जाएगी जहाँ आप मोबाइल रखेंगे। और यहाँ पर आप हैं, सॉरी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं दर्शन करके। दर्शन बहुत अच्छे से हुए और तकरीबन 40 मिनट में हम पूरा घूमकर बाहर आ गए। हमें 40 मिनट लगे। यहाँ पर 2 तरह की एंट्री थी, एक पेड एंट्री थी और एक फ्री एंट्री थी। तो जो पेड एंट्री थी वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की थी, वीआईपी एंट्री। तो हम 100 रुपीज़ वाले वीआईपी एंट्री से गए थे और अच्छे से दर्शन हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अंदर जो हमने देखा वो बहुत ही खूबसूरत था, ऑसम था। तो जब हम अंदर गए मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले स्वर्ण पुष्प करनी है सरोवर। कहते हैं कि जब भगवान इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप यानी दोष लगा था, तो वो यहीं इसी सरोवर में छुप कर बैठे थे। भक्तजन जब भी अंदर घुसते हैं तो अपने अंदर दर्शन का प्रथम चरण ये होता है कि उस सरोवर की एक परिक्रमा करते हैं और उसके बाद माँ के दर्शन के लिए बढ़ते हैं। जब आप माँ के दर्शन के लिए जाएंगे तो वो बहुत ही मनमोहक दृश्य है फ्रेंड्स। माता की मूर्ति के दाहिने हाथ में एक तोता है और चारों तरफ रोशनी टिमटिमा रही थी और बीच में माता की मूर्ति इतनी खूबसूरत लग रही थी जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। और उसके बाद जब आप माता के दर्शन कर लेंगे तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो उससे आगे बहुत बड़े पत्थर से चित्रकारी काट कर बनाए हुए एक श्री गणेश जी की मूर्ति आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे स्वयं साक्षात भगवान शंकर के सुंदरेश्वर रूप का। सुंदरेश्वर रूप यानी नटराज के रूप में। जब आप से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सोने का ध्वज यानी स्वर्ण ध्वज दिखेगा। स्वर्ण ध्वज एक बहुत लंबे से पिलर पर स्वर्ण का ध्वज है और जो वो स्वर्ण का जो खंभा है यानी जो ध्वज है उस पर 32 गण अंकित है। गण का मतलब है वो इंगित करते हैं मानव शरीर के संरचना के हिसाब से जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको इंगित करते हैं। उस स्वर्ण ध्वज पे 32 गण अंकित हैं, यानी जैसे मानव शरीर के अंदर 32 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पिलर्स नज़र आएंगे, स्वर, जिसमें से आप जब उस पर थाप मारेंगे उन पिलर्स के ऊपर तो अलग अलग स्वर उत्पन्न होते हैं। ऐसे पिलर्स हैं वहाँ पे। तो अंदर बहुत ही खूबसूरत है। और जब आप माँ पार्वती के यानी मीनाक्षी के दर्शन करके बाहर निकल रहे होंगे तब आपको प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के गोपुरम, यहाँ इस तरह के कुल 12 गोपुरम हैं और वैसे तो इनमें से 5 प्रमुख हैं, 2 दक्षिणी द्वार पे और एक उत्तर, पूर्व और पश्चिमी द्वार पे। बाकी यहाँ के जो सारे गोपुरम हैं तकरीबन 160 फुट से लेकर 170 फुट के ऊंचाई से ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ऊंचा इनमें ये दक्षिणी गोपुरम है जो कि सबसे ऊंचा है, जो 170 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा है और ये सबसे खूबसूरत है फ्रेंड्स। देखिए इस गोपुरम में आपको जो नक्काशी, जो चित्रकारी की हुई है
वो देखने के काबिल है। जब आप आएँ तो यहाँ गोपुरम देखेंगे तो आपको एक गोपुरम अच्छे से देखने में, ध्यान से देखने में काफ़ी समय लगने वाला है। और यही यहाँ की खासियत है दोस्तों, यहाँ ज़रूर आएँ, इन गोपुरमों को देखें। तो फ्रेंड्स, कर लिए हमने अपने दर्शन पूरे और अब हम बढ़ रहे हैं कार पार्किंग की तरफ। देखते हैं, कुछ खाते हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे मदुरई से। बीच में कहीं और रुकेंगे, अब कहाँ रुकते हैं पता नहीं, देखते हैं, जहाँ भी रुक पाएँ आपको बताते रहेंगे। हम हैं NH44 पे और हम जा रहे हैं बेंगलुरु की तरफ। हमारा जो अभी सफ़र होगा वो हमें ये NH44 को ही पकड़ के रखना है। हम यहाँ से बेंगलुरु जाएंगे, बेंगलुरु से हैदराबाद, देन हैदराबाद टू नागपुर, नागपुर से सागर, सागर से झांसी और फिर झांसी से आगरा, ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा एंड देन हम अपने घर। तो ये हमारा रूट होगा। टोटल तकरीबन 2700-2800 किलोमीटर का रूट है। अभी देखते हैं आज रात में कहाँ तक जा पाते हैं। जहाँ भी ऐसा लगेगा कि थकान सी हो रही है वहीं किसी होटल में रुक जाएंगे, वरना अभी तो ठीक है, अभी नॉट फीलिंग स्लीपी, तो अभी चलते रहते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 1 बज गए और हम अभी सालेम में हैं और बेंगलोर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम रुके थे थोड़ी देर, बस एक टॉयलेट ब्रेक, अगेन ऑन दी हाईवे। लगता है 3 बजे तक, 3:30 बजे तक हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। बेंगलोर के अंदर तो शायद नहीं जाएंगे, देखते हैं कैसे ले जाता है ये सड़क। हम अभी सेम नेशनल हाईवे 44 पे चल रहे हैं, अब इसी पर चलना है। तो कल रात काफ़ी देर 2 बजे तक गाड़ी चलाने के बाद हम धर्मपुरी बाईपास पे एक छोटे से लॉज में रुक गए, क्योंकि नींद बहुत कस के आने लग गई थी, बहुत तेज़, और ऐसे में गाड़ी चलाना ठीक नहीं था। तो हम तकरीबन 2 बजे यहाँ रुक गए। एक छोटा सा लॉज है, बस हमें सोना था और सुबह उठ के बस फ्रेश होके और नहा धो के निकल जाना था। और कुछ था भी नहीं आसपास, बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे। तो हमें जो पहला दिखा हम वहीं रुक गए। तो कल बहुत ज़्यादा पैदल भी चले थे, तो बहुत थकावट हो रही थी, तो इसलिए हमें जो ऑप्शन दिखा हम वहीं रह गए। अब रात में वीडियो भी नहीं एंड कर पाया, तो इसलिए सुबह उठ कर के इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे मेहनत को प्रोत्साहन दें, मोटिवेट करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।